आया था क्या? चलो तो ठीक है भाई। और देखो हम क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं? दोनों को मिला के लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हो? दोनों को मिला के बताओ क्या लिख सकते हो? अरे ई प्रोपोर्शनल टू जेड लिख सकते हैं क्या भाई? यहाँ से तो जेड ले लिया, ये देखो डब्ल्यू बराबर जेड आई टी, और यहाँ पे क्या लिखा आपने? डब्ल्यू बराबर के ई। ठीक है, तो के की जगह क्या लिख दोगे आप? ये लिख दोगे, तो आप लिख सकते हो यहाँ से सबको मिला के कॉन्क्लूजन है डब्ल्यू सॉरी जेड प्रोपोर्शनल टू ई। क्या लिख दोगे? जेड प्रोपोर्शनल टू ई आप लिख दोगे। ठीक है भाई, जेड प्रोपोर्शनल टू ई आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अगर ऐसा लिख दोगे तो वही कोफिशिएंट लगा दोगे, या तो के लिख देना या और कुछ लिख देना। फिर Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे E2 आप लिख सकते हो। Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे E2 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो E प्रोपोर्शनल टू Z। और अगर आप यहाँ से निकालोगे, अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी उठाओगे तो कोफिशिएंट लगाओगे क्यों, और ये हो जाएगा Z। ठीक है, क्यों ओवर Z। क्यों क्या है? एक्सटेंट ऑफ चार्ज, एक्सटेंट ऑफ चार्ज, ये वाला फर्स्ट लॉ वाला क्यों, डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू क्यों, ये वाला क्यों है ये। ठीक है, अगर आपको ऐसे क्यों की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े तो क्या लिखोगे आप? क्यों की वैल्यू कैसे लिखोगे? Z ओवर E, सॉरी क्यों इज इक्वल टू क्या लिखोगे? Z ओवर E, सॉरी E ओवर Z। ऐसे क्या जाएगा? E ओवर Z। बताओ E क्या है? E क्या है? E है तुल्यांक भार, इक्विवेलेंट वेट। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कोफिशिएंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं, इधर वाले को मिटा रहा हूँ। देखो रे, आपके पास आया क्यों इज इक्वल टू ई ओवर जेड। क्यों तो क्या है? आवेश की मात्रा। क्या है? आवेश की मात्रा, एक्सटेंट ऑफ चार्ज। ई क्या है? ई है आपका तुल्यांकी भार है। जेड क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। कौन? जेड है। ठीक है भाई, यहाँ से आप एक डेफिनेशन दे सकते हो, एक डेफिनेशन ये दे सकते हो कि 1 ग्राम पदार्थ का जो तुल्यांकी भार होता है उसको डिपॉजिट करने में, ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को इलेक्ट्रोड पर जमा करने में जो आवेश, जितना आवेश आपको चाहिए उसको हम कहते हैं 1 फैराडे के बराबर होता है। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? 1 फैराडे के बराबर होता है। यहाँ से आप लिखोगे जो आवेश की मात्रा होती है वो किसके बराबर होती है? 1 फैराडे के बराबर होती है। तो आप लिख सकते हो किसी पदार्थ के, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को इलेक्ट्रोड पर एकत्रित करने के लिए, किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को इलेक्ट्रोड पर एकत्रित करने के लिए 96,500 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना भाई, 1 ग्राम तुल्यांक, ये है इम्पोर्टेंट। तो 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को या फिर किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को इलेक्ट्रोड पर एकत्रित करने के लिए क्या होता है? कितना कूलाम की आवश्यकता होती है? 96,500 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। आवेश की इस मात्रा को 1 फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 फैराडे कहते हैं। याद रख लेना भाई, याद इसको रख लेना, इम्पोर्टेंट है ये। इस फॉर्मूले का कंक्लूजन ये आ गया कि अगर आपको इलेक्ट्रोड पे, ध्यान रखना यहाँ से कई बार
थ्योरेटिकल बेस पे भी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट के बेस पे भी कई न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं। क्या कहा, आपको इलेक्ट्रोड पर, कोई भी इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड पर कोई पदार्थ है, उसका 1 ग्राम तुल्यांक क्या करवाना है, डिपॉजिट करवाना है। तो उसमें कितना चार्ज आपको चाहिए, 96,500 कूलम आवेश आपको चाहिए। और आवेश की इसी मात्रा को हम क्या कहते हैं, 1 फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 फैराडे कहते हैं। अब 1 ग्राम तुल्यांक क्या होता है, 1 ग्राम तुल्यांक क्या होता है, बताओ ग्राम तुल्यांक क्या होता है, भार बटे तुल्यांक की भार। ग्राम तुल्यांक क्या होता है, भार बटे तुल्यांक की भार। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो आपका ग्राम तुल्यांक होता है वो क्या होता है, भार बटे तुल्यांक की भार। अब तुल्यांक की भार क्या भला होती है, तो वहाँ पे लिख दिया अणुभार बटे संयोजी कारक। तुल्यांक की भार कैसे निकालोगे, अणुभार बटे संयोजी कारक। आपको कुछ भी नहीं निकालना, कुछ भी नहीं निकालना, ना ग्राम तुल्यांक निकालना है, ना तुल्यांक की भार निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना। केवल और केवल क्या करना है, बस ये स्टेटमेंट याद रखना है कि कोई भी पदार्थ है, उसके 1 ग्राम तुल्यांक को इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट करवाने के लिए कितनी चार्ज की आवश्यकता होती है, 96,500 कूलम चार्ज की अपने को आवश्यकता होती है। और इस चार्ज को क्या कहोगे आप, इस चार्ज को कहते हो 1 फैराडे अपन कहते हैं। ठीक है भाई, तो आप क्या कह सकते हो, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब देखो यहाँ से इस फॉर्मूले को दोबारा लिखो, क्यू इज इक्वल टू ई ओवर जेड, यहाँ से लिखो। ठीक है भाई, जेड का फॉर्मूला क्या था, देखो हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू ZIT, लिखा था क्या। अगर धारा का मान कितना हो, धारा का मान कितना हो 1 एम्पियर, टाइम कितना हो 1 सेकेंड हो, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे W की जगह क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, Z लिख सकते हो, या Z की जगह कैसे लिखते हो, W लिख सकते हो। इफ़ आप यहाँ से लिख सकते हो, इफ़ क्या हो, I इज इक्वल टू तो 1 हो, और T इज इक्वल टू क्या हो 1 सेकेंड हो, और ये 1 एम्पियर हो, देन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू ई ओवर जेड। अपने को क्या चाहिए, जेड चाहिए, सॉरी जेड क्या, W चाहिए रे, ठीक है, W की जगह लिख दिया, जेड लिख दिया, W चाहिए आपको, तो क्या निकालोगे, ई ओवर क्यू। क्यू क्या है, 96,500 कूलम आवेश की मात्रा। तो W इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, ई ओवर 96,550 96,500 कूलम आप यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर 1 फैराडे पे आप इसको लिख सकते हो। ई लिख दोगे क्या इसको, ई को क्या लिखोगे बोलो, ई को क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखना अपने को, ई को कुछ नहीं लिखना। ठीक है, सॉरी देखो एक बार, जो W है, हाँ एक फॉर्मूला तो उसका ये बन गया, एक फॉर्मूला तो क्या बन गया इसका, ये कब बना, जब आई और टी का मान कितना हो 1 हो, जब आई और टी का मान कितना हो 1 हो। अगर आई और टी का मान 1 नहीं हो तो क्या होगा, देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, ZIT होता है क्या, W इज इक्वल टू क्या होता है, ZIT होता है। और Z का फॉर्मूला आपको यहाँ से नहीं मिला, बताओ Z इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, E ओवर Z होता है, क्या होता है, E ओवर Z होता है। तो आप यहाँ से Z की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगा, E ओवर क्यू रहेगा कि नहीं आएगा, Z को चले जाओ, क्यों को नीचे ले आओ। तो अब इस Z की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू E इंटू आई इंटू टी ओवर क्यू, यही तो हो जाएगा। अगर मान लो I की वैल्यू 1 एम्पियर हो, T की वैल्यू क्या हो 1 सेकेंड हो, तो आपने यहाँ पे रखा I की वैल्यू 1 एम्पियर, T की वैल्यू 1 सेकेंड, तो वही आ गया W इज इक्वल टू E अपॉन क्यू, यही आ गया। अब क्यों क्या होता है, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू 96,500 कूलम और 1 फैराडे, इसलिए W इज इक्वल टू हो गया E इंटू आई इंटू टी और 96,500 सी मतलब कूलम, या फिर आप कह सकते हो W इज इक्वल टू
E इंटू आई इंटू टी ओवर 1 फैराडे। ठीक है भाई, कौन क्या है लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। W क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर डिपॉजिटेड, या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। ठीक है, ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, आई क्या है, करंट। आई क्या है, करंट। यूनिट क्या होती है, एम्पियर। टी क्या है, टाइम। यूनिट क्या लेनी है आपको, सेकेंड। ठीक है, और ये 9500 क्या है आपका, क्यों है, मतलब एक्सटेंट ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा है। तो यहाँ से देखो कुछ भी आप निकाल सकते हो, इन फॉर्मूले की सहायता से कुछ भी आप निकाल सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी सही है। ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, जब जो करंट है आपका, सॉरी जो चार्ज की मात्रा है, आवेश की मात्रा, वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब आई इंटू टी का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस टाइम पे फॉर्मूला आपका ये लग जाएगा। तो ये आपका सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ख़त्म होता है। क्या होता है, ख़त्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। अब और भी इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इससे ज़्यादा भी अपन बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है उसका नाम है रेजिस्टेंस। वैसे तो मेन टॉपिक का नाम तो है कंडक्टेंस, लेकिन कंडक्टेंस को पढ़ने से पहले अपन क्या पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध। देखो भाई, ध्यान से देख लेना, सिंगल क्वेश्चन पे आपका यहाँ से गलत नहीं होगा। और हर एग्ज़ाम में, छोटी से छोटी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा आता है भाई, ध्यान रखना, सीधा सीधा। नेट के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन लगातार 4-4 नंबर में हर साल आए हैं यहाँ से। ठीक है, 17 और 18 में क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। तो अपना टॉपिक है रेजिस्टेंस। क्या कहते हो जिसको आप, प्रतिरोध। क्या कहते हो, प्रतिरोध, डिनोटेड बाई कैपिटल आर। ठीक है, डिनोटेड बाई कैपिटल आर। क्या कहते हो, आवेश का जो प्रभाव होता है उसमें जो आपको थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, आवेश के प्रभाव में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आवेश के प्रभाव में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब अपने को तो डेफिनेशन तो जाना नहीं है, पूछी भी नहीं जाती। देखो सीधे सीधे ये कहा जाता है, जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। आपके पास ये कोई एक पाइप है जिसकी जो लेंथ है वो तो क्या है, L है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन, जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, A है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जिसको आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हो, उसके ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना भाई। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, R प्रोपोर्शनल टू L और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जब दोनों को आप मिला के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। लिख सकते हैं कैसा, देखो L के तो प्रोपोर्शनल है और A के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, बोथ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को मिला दिया तो ये क्या आपके आ गई, इक्वेशन 3 आपके पास आ गई। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आपको उठाना है तो क्या करोगे, R इज इक्वल टू एक कोफिशिएंट लगाएंगे रो, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, L ओवर A। ये लो भाई, क्या फॉर्मूला बना, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। याद कैसे करेंगे, R बराबर रो ले बाई A, R बराबर रो ले बाई A।
ठीक है, आर बराबर रो बाई ए। जो रो है वो क्या है, क्या है बोलो, इसको बोलते हैं आप या तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल दो या फिर क्या बोलोगे, इसको बोलते हो आप विशिष्ट प्रतिरोध, आप इसको बोलते हो, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध पढ़ रहे हैं इसलिए इसको क्या कहोगे, विशिष्ट प्रतिरोध इसको आप कह दोगे। लेकिन IUPAC की लैंग्वेज में, जो IUPAC है आजकल, उसने क्या किया, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के स्थान पे रेजिस्टिविटी बोल दिया, रेजिस्टिविटी इसको बोल दिया, जिसको आप प्रतिरोधकता कहते हो। क्या कहते हो, प्रतिरोधकता, ठीक है, समझ में आ गया। R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। आपको पता है जो R होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्या R की यूनिट क्या होती है, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ये होती है ओम, ठीक है भाई, ध्यान रखना। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया। अब हमें किसकी यूनिट निकालनी है, इस रो की यूनिट निकालनी है। तो यहाँ से आप रो इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या होगा, R इंटू ए ओवर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R इंटू ए ओवर L। अब ये जो है अपन को इसकी रो की यूनिट निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, रो इज इक्वल टू R की यूनिट क्या लिखोगे, ओम। R की यूनिट क्या लिखोगे, ओम। जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है या तो लिखोगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर आप लिखोगे मीटर स्क्वायर में, जो आपको मन में लगे वो, ठीक है। क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल, वो या तो मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में। हम अपनी सुविधा के लिए इसको छोटी वाली यूनिट में लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे। तो ए को क्या लिख दोगे आप, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे L। लेंथ को क्या लोगे, या तो लोगे आप सेंटीमीटर में या फिर आप लोगे मीटर में। तो जिस यूनिट में आप एरिया को ले रहे हो, जिस यूनिट में आप एरिया को ले रहे हो उस यूनिट में किसको लेना है, आपको लेंथ को लेना है। तो क्या लोगे, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर बचा हमारा, क्या आ जाएगा, ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, या फिर आ जाएगा रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर, ठीक है भाई। जो आपको अच्छा लगे वो, ऊपर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे हो जाएगा मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया, आपकी आ गई इस रो की यूनिट आ गई। रो क्या है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको अपन बोलते हैं। ध्यान रखना भाई, ये आपको पता होना चाहिए इतना सा, इसके बाद में अपने को कुछ भी नहीं पढ़ना, बस ध्यान रखना। खूब सारे फॉर्मूले बनाएंगे फिर अपन आगे। रो की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर या फिर ओम इंटू सेंटीमीटर। आगे देखते हैं जो दूसरा, ये तो पहला हो गया अपने पास रेजिस्टेंस। दूसरा जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कंडक्टेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंडक्टेंस। ध्यान रखना भाई, इस कंडक्टेंस को मैं डिनोट कर रहा हूँ C से, C फॉर कंडक्टेंस। कई बुक इसको G से रिप्रेजेंट करती है, कोई किससे करता है, अपने को किसी को कोई मतलब नहीं है, अपने किससे कर रहे हैं, इसको C से कर रहे हैं। C फॉर क्या होता है, कंडक्टेंस। यहाँ पे आप इसको कंडक्टेंस समझोगे, कई जगह ये कंसंट्रेशन होती है, यहाँ पे क्या समझोगे, कंडक्टेंस, ठीक है। ओके, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको क्या बोलते हो, चालकता, इसको आप कहते हो। और आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि जो चालकता है वो प्रतिरोध क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, C इज इक्वल टू 1/R लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। यार प्रोपोर्शनलिटी बताओ, कोई कोएफिशिएंट लगा देना कुछ भी। अब अपने को C की यूनिट निकालनी है, C की क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है। तो निकाल लो, C इज इक्वल टू 1/R होता है। R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो क्या लिखोगे, 1/ओम। तो देखो ओम ऊपर लेके जाओगे तो ओम की का तो -1 हो जाएगी क्या। इसको बोलते हैं पर ओम। क्या बोलते हैं, पर ओम। या फिर देखो भाई, इसको हम OHM लिखते हैं क्या, OHM लिखते हैं। तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो आप इसको OHM का इन्वर्स लगा दोगे क्या, ओम इन्वर्स। और इस ओम इन्वर्स को ही कहते हैं महू, उल्टा लिख दिया।
इस ओम इनवर्स को क्या लिख दिया, MHO। जो OHM था वो ऊपर जाके हो गया MHO हो गया। तो ये जो कंडक्टेंस है इसकी या तो यूनिट होती है क्या, ओम इनवर्स, ठीक है, या फिर क्या होती है, महू, एक और होती है सीमेन। क्या होती है, सीमेन, ठीक है भाई। ये SI यूनिट है सीमेन, ठीक है। ये किसकी इकाई होती है, कंडक्टेंस की इकाई होती है सीमेन। पता लग गया इतना, वेरी गुड। अब देखो आगे आ जाओ। हमने ये पढ़ लिया कि जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का क्या है, रेसिप्रोकल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने क्या कहा था कि जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ ट्यूब के या फिर लेंथ ऑफ पाइप के। लेकिन यहाँ क्या कर दोगे, जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेंथ के। सही है क्या। आगे हमने क्या कहा था, जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो यहाँ क्या कर दोगे, जो कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। समझ में आया इतना, ठीक है। दोनों को मिला के क्या लिख सकते हो आप, हम ये लिख सकते हैं क्या, C प्रोपोर्शनल टू A/L। बोलो रे, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। C प्रोपोर्शनल टू A, C प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो दोनों हो गए, दोनों को मिला के एक साथ लिख दिया। जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया, ठीक है, जैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया, एक कोफिशिएंट लगा दिया कप्पा। क्या लगा दिया, कप्पा। क्या लिख सकते हो रे, आपकी इच्छा, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, KA/L। ये लो, ये आपका फॉर्मूला किसका आ गया, जिसका चाहिए था उसका फॉर्मूला ये आ गया। K क्या है यहाँ पे, K कौन है, इधर लिख रहा हूँ, यहाँ जो K है। तो देखो यहाँ पे रो को क्या लिखा था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। तो वो जब प्रतिरोध पढ़ रहे थे तब लिखा था, अब क्या पढ़ रहे हैं, चालकता पढ़ रहे हैं। तो इसको क्या लिख दोगे आप, विशिष्ट चालकता। क्या लिख दोगे, विशिष्ट चालकता। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता आप इसको लिख दोगे। और देखो, लेकिन जैसे IUPAC ने इसका नाम बदल के रेजिस्टिविटी लिखा है, जैसे इसका नाम बदल के क्या लिखा है, रेजिस्टिविटी लिखा है, वैसे ही इसको क्या लिख दोगे आप, क्या लिख दोगे, कंडक्टिविटी। क्या लिख दोगे, कंडक्टिविटी आप इसको कह सकते हो। आप कुछ भी यूज करो, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। अब अपने को तो क्या चाहिए, यहाँ से कप्पा, इसको बोलते हैं कप्पा भाई, KAPPA, कप्पा। क्या बोलते हैं इसको, कप्पा अपन बोलते हैं। इसके को क्या बोलते हैं, कप्पा अपन बोलते हैं। यहाँ से अगर K की वैल्यू निकालोगे आप तो जाएगा C/L/A। क्या जाएगा, C/L/A। अब अपने को इसकी यूनिट निकालनी है, किसकी, K की अपने को यूनिट निकालनी है। तो C की यूनिट क्या आई थी, बोलो, पर ओम आई थी। क्या C की यूनिट क्या आई थी, पर ओम आई थी, ठीक है। इनटू लेंथ की यूनिट क्या होती है, या तो सेंटीमीटर या फिर मीटर, अपॉन एरिया की क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर मरा। बोलो क्या आएगा, ऊपर ओम नीचे सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को ऊपर लेके जाओगे तो इसका भी इन्वर्स लग जाएगा क्या, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, पर ओम पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको ऐसे, वेरी गुड। तो बोलो कप्पा की यूनिट क्या आ गई, पर ओम पर सेंटीमीटर, या फिर क्या आ गया, पर ओम पर मीटर, या फिर आ गया महो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आ गया सीमेन मीटर इनवर्स, या फिर आ गया सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ये लो भाई, इतनी सारी इकाइयाँ हो सकती है किसकी, कप्पा की। भाई पर ओम को हमने क्या कह दिया, सीमेन कह दिया, सेंटीमीटर इनवर्स। पर ओम को क्या कह दिया, सीमेन कह दिया, मीटर इनवर्स। पर ओम को पर ओम को क्या लिख सकते हैं, महो भी लिख सकते हैं भाई, ओम का उल्टा करके लिख दिया महो, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। ये इकाइयाँ किसकी हो गई, कप्पा की हो गई। समझ में आ गया इतना, वेरी गुड। अगर इतना समझ में आ गया तो आप इसको पोज करके एक बार अच्छे से उतार लो, फिर अपन आगे पढ़ते हैं सेल कांस्टेंट। इन दोनों को मिला के तीसरा पढ़ने वाले हैं अपन सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक जिसको आप कहते हो। तो तीनों को मिला के फिर क्वेश्चन आते हैं भाई,
ठीक है। यूनिट आपको किसी की भी याद नहीं रखनी है, किसी की भी यूनिट आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है, केवल समझना है, फिर आप किसी की भी आप बना सकते हो। मिटा दो इसको। ओके, अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेल कांस्टेंट। ठीक है भाई, क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक जिसको आप कहते हो। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है उसमें। देखो भाई, अपना जो अगला पॉइंट है वो क्या है, वो है सेल कांस्टेंट। क्या है, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक, ध्यान रखना, क्या, सेल स्थिरांक। अब देखो रे, कोई इसको किससे रिप्रेजेंट करेगा, कोई किससे करेगा। अपन इसको किससे करेंगे, अपन इसको एक्स से करेंगे, ध्यान रखना, किससे करेंगे, एक्स से करेंगे। और जो सीधा सीधा बता रहा हूँ, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एल ओवर ए होता है, ध्यान रखना। सेल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, एल ओवर ए, समझ लो क्या होता है। आपने एक सेल ले रखा है जिसमें दो क्या ले रखे हैं, इलेक्ट्रोड आपने ले रखे हैं, ठीक है। कुछ बनाओ सेल, इन दो इलेक्ट्रोडों के जो बीच की दूरी है, जो लेंथ है, वो कितनी है, एल है। और जो ईच इलेक्ट्रोड है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। आ गया समझ में, एल और ए तो पता लगी कि यार दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को क्या बोलते हो आप, एल कहते हो। और प्रत्येक इलेक्ट्रोड के जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या दोगे, सेल स्थिरांक की परिभाषा क्या दोगे, किन्हीं न्यूनतम दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहोगे, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरली इलेक्ट्रोड एंड दियर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू नियरली कनेक्टेड इलेक्ट्रोड एंड दियर सरफेस एरिया, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, सेल कांस्टेंट कहलाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो बार बार मैंने जितनी भी यूनिट लिखी थी वहाँ पे लेंथ को सेंटीमीटर में लिया था, ठीक है, किसको लिया था, सेंटीमीटर में लिया था। और एरिया को भी किस में लिया था, सेंटीमीटर में लिया था। अगर लेंथ को आप मीटर में लोगे, ले सकते हो, गलत बिल्कुल भी नहीं है, ले सकते हो, ठीक है। अगर आप लेंथ को मीटर में लोगे तो देखो इतना मीटर हो जाएगा, मीटर में लोगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जो एरिया है वो भी मीटर स्क्वायर में लोगे तो आपको इलेक्ट्रोड भी बड़ा सारा लेना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए, अरे मीटर भी बिल्कुल गलत नहीं है, सब कुछ सही है, हम क्या ले लेते हैं, बीच की डिस्टेंस को तो सेंटीमीटर में ले लेते हैं ताकि दूरी क्या रहे, कम रहे। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको भी किस में ले लेते हैं, अपन सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लेते हैं। गलत कुछ में भी नहीं है, गलत आप कुछ में किसी में बोलो, गलत वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, सेल कांस्टेंट हो गया। यूनिट बताओ सेल कांस्टेंट की यूनिट बताओ, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट बता दोगे, वेरी गुड। बताओ क्या आएगा, ऊपर तो आएगा सेंटीमीटर, नीचे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मारा, क्या आएगा, पर सेंटीमीटर, क्या आया, पर सेंटीमीटर, या फिर क्या आ गया, पर मीटर, ठीक है भाई। ये क्या आ गया आपका, सेल कांस्टेंट की यूनिट आपकी आ गई है, ठीक है। अब अपने को पढ़ना है रिलेशन, क्या पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, नेट में कैसे क्वेश्चन आए हैं, सब कुछ अपने को पढ़ना है। तो देखो भाई, एक फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, बाकी आप बनाओगे। रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। एक फॉर्मूला देखो, अपन ने क्या पढ़ा, R = रो L/A पढ़ा,
पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वेरी गुड। अगर पढ़ा तो हम जानते हैं कि एल बाई ए क्या होता है? एक्स होता है। एल बाई ए क्या होता है? एक्स होता है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ चिपका सकते हैं क्या? जैसे यहाँ चिपकाओगे तो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू रो एक्स, ये लो। और अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू ही निकालनी है तो रो को कहाँ लगा दो? भाग में लगा दो। r ओवर क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r ओवर रो हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या दे सकते हो आप? यहाँ से सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या दे सकते हो? आप कह सकते हो द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। और कह सकते हो आप द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। ठीक है भाई, यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हो, निकालो तो, नहीं निकालो तो कोई ज़रूरी आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। और बताओ आप कुछ भी इस फॉर्मूले में भी चेंज करके दूसरा रिलेशन निकाल सकते हो एक्स के साथ। इधर कप्पा वाला जो फॉर्मूला था अपने पास, कंडक्टेंस वाला जो था, वहाँ से भी वैल्यू पुट करके नए नए फॉर्मूले आप बना सकते हो। तो एक बार आप बनाओ कि इस सेल कांस्टेंट के आप कितने फॉर्मूले और बना सकते हो अलग अलग। कोशिश करो फटाफट सी, जल्दी से बनाओ। ठीक भाई, 1 मिनट में बना लो आप, 1 ही मिनट में आप बना लो। देखो तो फिर अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। अपन बनाते हैं आगे। पहला फॉर्मूला बन गया ये वाला, तो अब आगे चलते हैं अपन दूसरे की तरफ। हम जानते हैं क्योंकि आर इज इक्वल टू क्या होता है? आर इज इक्वल टू 1/c होता है क्या? आर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/c होता है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दोगे। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/ρc हो जाएगा क्या? ये लो, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया आपके पास। ये क्या हो गया आपका? दूसरा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला नंबर 3 देखो, जो आपका रो होता है ना, रो वो होता है 1 कप्पा, एंड जो कप्पा होता है वो होता है 1/रो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये तो रेजिस्टेंस के लिए पढ़ रहे थे, ये कंडक्टेंस के लिए पढ़ रहे थे। दोनों एक दूसरे क्या थे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। इसलिए ये भी दोनों क्या हैं? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो आप क्या लिख सकते हो? भाई? रो की जगह क्या लिख सकते हो? कप्पा लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे? x इज इक्वल टू आर। रो की जगह क्या लिखोगे? 1 कप्पा। तो ये कप्पा ऊपर चला जाएगा क्या? आपने क्या किया? रो की जगह क्या लिख दिया? 1 कप्पा लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? x इज इक्वल टू आर इंटू के। आर क्या है? रेजिस्टेंस। के क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कई बार क्या होता है, जब आपको न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल में वो विशिष्ट चालकता नहीं बोलता, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं बोलता, केवल क्या बोलता है? कंडक्टेंस बोलता है। लेकिन अब आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आप आगे यूनिट चेक कर लेना कि पर ओम कह रहा है या पर ओम पर सेंटीमीटर कह रहा है। ठीक है, अगर पर ओम कह रहा है तो केवल कंडक्टेंस होगी, और अगर पर ओम पर सेंटीमीटर उसने कहा है तो उसने किसकी वैल्यू दी है? कप्पा की वैल्यू उसने दी है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए भाई। तो ये फॉर्मूला नंबर कौन सा बना? तीसरा बना। और देखो, अरे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, अरे बहुत सारे, या तो कुछ करना है नहीं अपने को। देखो भाई, अपने पढ़ा कप्पा इज इक्वल टू, क्या पढ़ा? कप्पा इज इक्वल टू C.L/A पढ़ा क्या? पढ़ रखा है क्या? ये रहा, कप्पा इज इक्वल टू C.L/A। L/A को क्या भागा अपने? L/A को क्या कहते हैं? क्या कहते हो L/A को? क्या कहते हो? x कहते हैं क्या? L/A इज इक्वल टू क्या है? x है। इसलिए कप्पा इज इक्वल टू क्या जाएगा? CX हो जाएगा। बोलो रे, समझ में आया क्या? x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, क्या आ जाएगी? कप्पा बाई C। इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, C की वैल्यू क्या होती है? 1/R।
सी की जगह 1/r रखोगे, आर ऊपर चला जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ मत करो, आर की वैल्यू रख दो। आर की वैल्यू क्या होती है 1/c, क्या बन गया κ/c, बस खत्म। जितने भी फॉर्मूले बन सकते थे इनसे रिलेटेड वैसे तो मैंने सारे बना दिए। सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सब के फॉर्मूले अपन ने बना डाले। न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाता है, CSI नेट में 2 बार न्यूमेरिकल पूछे गए लगातार, 17 में 18 में, 17 में 18 में लगातार 4 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं यहाँ पे वो आपको नहीं करवा रहा, आपकी इच्छा हो तो पेपर उठाना ऑफलाइन वाले और कर लेना क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी, ठीक है, बिल्कुल ईजी हैं, इन्हीं से सारे होंगे वो। अब कई बार क्या होता है, सीधे सीधे इंतजार में मत बैठे रहना कि आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। आपको ये कह देगा कि एक सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, उनके इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी इतनी है और उनके जो सरफेस एरिया है वो इतना है, बस ये कह देगा। अब फिर वहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले L/A करके x निकालना पड़ेगा और उसके बाद में और प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। तो ये आपका जो पोर्शन था बड़ा ही इजी और इम्पोर्टेंट जो पोर्शन था वो समाप्त हो गया है। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है, 1 मिनट बस मैं टॉपिक का नाम देख लेता हूँ। वेरी गुड, मोलर चालकता। क्या है? मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस। अपना जो अगला पॉइंट है वो है मोलर कंडक्टेंस। ठीक है भाई, क्या है? मोलर कंडक्टेंस। अपना जो अगला पॉइंट है जिसका नाम क्या है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता। क्या रे, मोलर चालकता अपन इसको कहते हैं। डिनोट कैसे करते हैं? लैम्डा m से डिनोट करते हैं, मैं ध्यान रखना। इसको डिनोट कैसे करते हैं? लैम्डा m से इसको डिनोट किया जाता है। परिभाषा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले फॉर्मूला देख लो इसका। लैम्डा m इज इक्वल टू होता है κ/c। ये तो आपका कप्पा, जिसको आप क्या कहते हो, क्या कहते हो? प्रतिरोध, सॉरी क्या कहते हो? चालकत्व, चालकत्व, जिसको आप विशिष्ट चालकता कहते हो। क्या कहते हो? विशिष्ट चालकता पे आप इसको कहते हो। ये क्या है? ये है सांद्रता। क्या है? सांद्रता। यहाँ इसको चालकता नहीं पढ़ोगे भाई, यहाँ से को क्या पढ़ोगे? सांद्रता। और कौन सी चालकता पढ़ रहे हैं यहाँ पे? सॉरी, मोलर चालकता पढ़ रहे हैं, तो सांद्रता भी कौन सी लोगे यहाँ पे? मोलरता। इस वाले केस में आपको सांद्रता क्या लेनी है? मोलरता लेनी है भाई। क्या लेनी है? मोलरता, आपको सांद्रता लेनी है। ठीक है, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा m इज इक्वल टू κ/m इंटू 1000। m क्या है? सांद्रता। आप चाहो तो κ/c भी लिख सकते हो, इसको κ/c इंटू 1000 भी आप लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस आप c को डिनोट कर देना, मेंशन कर देना कि c क्या है, यहाँ पे सांद्रता है। वो आपको दिया जाएगा कि एक सॉल्यूशन है जिसकी सांद्रता इतनी है, तो आप ध्यान रखना वो सांद्रता ये वाली है। अब दिक्कत आती है अपने पास कि 1000 कहाँ से आया? 1000 कहाँ से आया? तो देखो कहाँ से आया। मैं इस फॉर्मूले के बार साइड में लिख दूँ, चलो बाद में लिख देंगे इसको। हमने को एक बार यूनिट निकालनी है इसकी, यूनिट ऑफ लैम्डा m अपने को पढ़ना है। ठीक है, क्या कहोगे? कप्पा की यूनिट क्या होती है? कप्पा की होती है पर ओम पर सेंटीमीटर होती है क्या? वेरी गुड। कंसंट्रेशन की क्या होती है? मोलरता क्या होती है? मोलरता नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम, यही तो होती है, यही तो होती है सांद्रता। मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर। ठीक है, तो आपने लिखा मोल बटे लीटर, वॉल्यूम लिखोगे। अब जो लीटर है, जो लीटर है उसको हमें लीटर में नहीं लिखना। जो आप आयतन लेते हो ना, उस आयतन को हमें लीटर में नहीं लिखना। किस में लिखना है? सेंटीमीटर में लिखना है। किस में लिखना है? सेंटीमीटर में लिखना है। तो ध्यान रखना, ये जो अपना बता रहा हूँ, ये जो लीटर है इसको किस में लिखते हैं? सेंटीमीटर में लेते हैं। क्या करते हैं? सेंटीमीटर में लेते हैं। कैसे लेते हैं आपको पता होना चाहिए। देखो, 1 cc इक्वल होता है 1 ml होता है। एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बताऊंगा नहीं मैं,
ठीक है। एक सीसी इक्वल टू क्या होता है, 1 ml होता है। सीसी क्या होता है, सीसी होता है सेंटीमीटर क्यूब। सीसी क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, शॉर्ट में लिख दिया। कई बार क्वेश्चन आता है ना, एक 50 सीसी का विलियन लिया गया है, 50 सीसी, इसका मतलब क्या है, 50 ml विलियन है, वो क्या है, 50 ml। चूँकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे। तो आप कह सकते हो कि 1 लीटर होगा, उसमें 10⁻³ क्या होंगे, सेंटीमीटर क्यूब उसमें होंगे। तो इस लीटर की जगह आप क्या लिखोगे, इस लीटर की जगह क्या लिखोगे, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब आप लिखोगे। बट्टे में बटा आ गया, बट्टे में क्या आ गया, बटा आ गया, ऊपर चला जाएगा क्या, वेरी गुड। लैम्डा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पर ओम पर सेंटीमीटर अपॉन मोल इनटू सेंटीमीटर क्यूब इनटू 10⁻³। तो ये 10⁻³ आपका, देखो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा बाई c गुणा 1000, या फिर कप्पा बाई m गुणा 1000 लिखा था कि नहीं लिखा था, ये 1000 ये रहा 10⁻³। अब समझ में आ गया आपको कि 1000 कहाँ से आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये लो भाई, बस खुश, मारो, जिस जो मर रहा है उसको मारो, ये मर रहा है सर, मार दिया, वेरी गुड। क्या आया, लैम्डा m इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो यहाँ पे प्लस में 3 थे, यहाँ पे माइनस में 1 था, तो क्या बचेगा, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मोल ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, पर मोल बन जाएगा। तो ये किसकी इकाई आ गई आपके पास, ये किसकी इकाई आ गई, मोलर कंडक्टेंस की इकाई आपके पास आ गई, ठीक है भाई। क्या आ गया, मोलर कंडक्टेंस की इकाई आपके पास आ गई, ओके। देखो रे, वो बताऊँ आपको मैं, 1 ml को 1 cc कैसे लिखते हैं, बताऊँ, साइड में देख लो फटाफट। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर होता है, ये आपको याद रखना है भाई। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ लीटर होता है। उधर बताऊँ थोड़ा सा, चलो उधर देखो, उधर देख लो। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ लीटर होता है, ये आपको याद रखना ही है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ लीटर होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर जो होता है उसमें 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में क्या होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए आपने क्या रखा, 10⁻² सेंटीमीटर और इसका होल क्यूब, इसको यहाँ रख दिया अपन ने, इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 10⁻³ लीटर आ गया। अब देखो ये 10⁻² है और 10⁻³ है, इसका मतलब क्या है, 10⁻² गुणा 10⁻² गुणा 10⁻² आएगा। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। 2 2 4 2 6, 10⁻6 बन गया सेंटीमीटर क्यूब, और आगे कितना गया, 10⁻³ लीटर आ गया। ये मरा क्या, 3 इधर कट गए, क्या बचा, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 लीटर आपके पास आ गया। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ मिलीलीटर होता है क्या, इसलिए 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीलीटर। 10⁻³ से 10⁻³ मरा, क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, और इसी को क्या कहते हो आप, 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, क्या कहते हो, 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, इसको हम कहते हैं। ये एडिशनल चीज़ थी, एक्स्ट्रा चीज़ थी, मैंने आपको वैसे ही बता दी है, पता होना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है, मिटा दो उसको, वेरी गुड। तो ये आपका मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया। यूनिट क्या हो गई, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और वैसे फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे आप, ये वाला, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा बाई m गुणा 1000। m क्या है, मोलेरिटी है, m क्या है, मोलेरिटी है। ये इसकी यूनिट आपको याद रखनी है भाई, पर ओम पर मोल
सेंटीमीटर स्क्वायर, पर ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। डेफिनेशन क्या दोगे इसकी? इसकी डेफिनेशन होती है एक मोल विद्युत अपघट्य को विलयन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को क्या कहते हो? मोलर चालकता, उसको अपन कहते हैं। अब पढ़ते हैं अपन तुल्यांक की चालकता। क्या पढ़ते हैं अपन? तुल्यांक की चालकता। ठीक है भाई। क्या पढ़ते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वही है, कुछ नहीं है, तुल्यांक की चालकता। अब कभी आपने कक्षा 11 में पढ़ा हो, मोलरता नाम सुना हो, इसको वो रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ई क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा ई क्यों से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है? वही होता है लैम्डा ई क्यों बराबर कप्पा बाई सी, कप्पा बाई सी गुणा 1000 गुणा 1000। अब ये सी क्या बल आ गई यहाँ पे फिर से। अब की बार ये सी वही है, कंसंट्रेशन ही है। सी क्या है? कंसंट्रेशन ही है, बट इस बार इसको किस में लेना है? इस बार इसको लेना है नॉर्मेलिटी में। किस में लेना है? नॉर्मेलिटी में इसको यूज करना है। तो नया फॉर्मूला क्या बना सकते हो आप? लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा बाई एन इंटू 1000। अब ये 1000 कहाँ से आ रहा है? पता लग गया? नहीं लगा? बता देता हूँ फिर से। देखो क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे नॉर्मल क्यों लिखा? नॉर्मलिटी क्यों लिखी? मोलरिटी क्यों नहीं लिखी? क्योंकि सर मोलरिटी पीछे लिख लेती। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो नाम क्या है? तुल्यांक की चालकता। तो अगर आपने पहले कक्षा 11 में पढ़ा होगा नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता, फॉर्मलता, खूब सारे पढ़े हैं। तो जब नॉर्मलता आपने पढ़ी थी उसकी परिभाषा क्या गई थी? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। फिर से रिपीट करता हूँ, नॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उस विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। तो देखो यहाँ पे क्या नाम आ रहा है? तुल्यांक आ रहा है। तो ग्राम तुल्यांक किस में यूज होता है? नॉर्मलता में यूज होता है। इसलिए अपने क्या किया? इसको नॉर्मलिटी में लिखा है। पीछे कहीं भी अपने पास तुल्यांक का नाम नहीं आया था, वहाँ पे मोलरता का नाम आया था। इसलिए अपने वहाँ पे सांद्रता किस में लिखा था? मोलरता में लिखा था। यहाँ पे सांद्रता किस में ले रहे हैं? अपन नॉर्मलता में ले रहे हैं। ठीक है। तो नॉर्मलता क्या होती है? नॉर्मलता जो होती है वो होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन। और ये कितना लेना आपको? 1 लीटर। ठीक है। अब देखो लीटर में अपने को किस में लिखना है? किस में लिखना है? सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है। तो अपने यहाँ पे 10 की घात 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ठीक है। अब ये ग्राम तुल्यांक होते हैं ना, इनको क्या हो गया आप? ग्राम इक्विवेलेंट, शॉर्ट में ग्राम इक्विवेलेंट अपन इसको कहते हैं। नीचे क्या लिख दोगे? सेंटीमीटर क्यूब गुणा 10 की घात 3 लिखते हो ना, 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब, 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब लिखते हो आप। तो इस नॉर्मलता की जगह लिखना है ये सारा काम, ये सारा काम इसे नॉर्मलता की जगह लिखना है। अपने को यूनिट निकालनी है। क्या निकालनी है अपने को? यूनिट निकालनी है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या जाएगा? कप्पा की यूनिट क्या होती है? पर ओम पर सेंटीमीटर होती है, अपॉन ये 1000 तो वो नीचे आएगा, ऊपर क्या होगा? नीचे आएगा ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये तो कटे, क्या आएगा? लैम्डा ई क्यों इज इक्वल टू, बोलो क्या आया? पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स, या फिर आप कह सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। इसको पूरा एक साथ कहते हो ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये किसकी इकाई आ गई? किसकी इकाई आ गई? तुल्यांक की चालकता की इकाई आ गई है। ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको। अगर आपको तुल्यांक की चालकता पूछता है तो क्या करेगा? कप्पा का मान देगा। कप्पा का मान ये नहीं कहेगा कि विशिष्ट चालकता है, ये कहेगा 1 विलयन है जिसकी चालकता इतनी है। ठीक है। और जो विलयन आप ले रहे हो वो है 0.02 n विलयन है वो, ये कहेगा। अब आपको ये भी नहीं कहेगा कि सांद्रता है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर नहीं भी है ना तो आपको नॉर्मलिटी देखनी है। अगर n लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ तो अगर वो मोलरता भी लिख के दे सकता है। क्या लिख के दे सकता है? मोलरता भी लिख के दे सकता है। अब कहेगा आपको
देखो क्वेश्चन क्या कहेगा कि 0.02 m HCl है आपके पास, ठीक है, 0.02 m HCl है जिसकी चालकता का मान, चालकता का मतलब कप्पा कहेगा, वो है 2 × 10⁻³ पर ओम पर सेंटीमीटर है। तो बताओ उस विलयन की तुल्यांक चालकता ज्ञात करो। अब तुल्यांक चालकता के लिए हमारे पास जो सांद्रता है वो किस में होनी जरूरी है, नॉर्मलता में होना जरूरी है। तुल्यांक चालकता जब भी निकालोगे उसके लिए सांद्रता का नॉर्मलता में होना जरूरी है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस concentration must be in normality। ध्यान रखना इक्विवेलेंट ये तुल्यांक की चालकता जिसको आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो कंसंट्रेशन आप लेते हो वो किस में होना ज़रूरी है, किस में होना ज़रूरी है, नॉर्मलिटी में होना ज़रूरी है। अगर नॉर्मलिटी में नहीं होती है और मोलरिटी में होती है तो हम क्या करते हैं, एक रिलेशन आपको बता रहा हूँ मैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये रिलेशन आपको याद रखना है भाई। मतलब क्या है, नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता गुणा